Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the first chapter from the class 7 social science history book. It is a chapter named Tracing Changes Through 1,000 Years. The explanation of this chapter has been uploaded earlier on the channel. तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप उसको चैनल पे भी जा करके देख सकते हो बच्चों। अगर तुमको इस पीडीएफ को पढ़ना भी है या इसको तुम डाउनलोड भी करना चाहते हो तो इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसकी मदद से तुम इसको रीड भी कर सकते हो या फिर डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जिस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग वो है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 ईयर्स। इट इज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस हिस्ट्री बुक। ओके, इसमें हमारा पहला पार्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू हिस्टोरियंस स्टडी हिस्ट्री फ्रॉम द पास्ट। इतिहासकार जो थे वो इतिहास को पास्ट के बारे में कैसे पढ़ते आए हैं। इसका आंसर है हिस्टोरियंस स्टडी हिस्ट्री यूजिंग ओल्ड बुक्स, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस एंड बिल्डिंग्स। जो हिस्टोरियंस थे वो लोग हिस्ट्री को पढ़ा करते थे पुरानी किताबों की सहायता से, सिक्कों की सहायता से, राजाओं के द्वारा या मुखियों के द्वारा जो भी लिखवाया गया है उन सबको पढ़ करके, या फिर इमारतों को स्टडी करके। दे ऑल्सो कंपेयर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स चेंज्ड ओवर टाइम। और ये अलग अलग समय में अलग अलग चीजें जो लिखी गई हैं किताबों के फॉर्म में या फिर मिनिएचर के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में लिखी गई हैं, तो उन सबको भी वो स्टडी करते थे ताकि वो समझ सके कि कैसे समय के अनुसार बदलाव भी हुआ है हिस्ट्री में भी। सो these are the methods by which how students study history over past. Now our second question is what does the word हिंदुस्तान mean? How did its meaning change over time? हिंदुस्तान का मतलब क्या हुआ और वो समय के साथ उसका मतलब कैसे बदला है। इसका आंसर हो जाएगा In the 13th century, it referred only to parts of North India. 13th century में हिंदुस्तान का मतलब हो गया सिर्फ नॉर्थ इंडिया का पार्ट। Later in the 16th century, बाबर used it for the whole subcontinent. वही 16th century में बाद में आगे चल करके बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था पूरे सबकॉन्टिनेंट के लिए, पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। बट इट स्टिल डिड नॉट मीन इंडिया एज वी अंडरस्टैंड टुडे। तो ये जो अभी के समय में हम लोग हिंदी से इंडिया शब्द जो सुनते हैं तो इसका इंडिया शब्द से जो हम लोग को पूरे भारत देश के लिए जो फीलिंग आता है हिंदुस्तान वाला, उस समय में वैसा नहीं था। ठीक, सब उसको पॉलिटिकल सेंस में था कि पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए था। उसके बाद जब बाबर ने इस्तेमाल किया था तो वो ज्योग्राफिकल सेंस में था कि वहाँ पे फाउना, जिस तरीके के लोग रहते थे, उनका कल्चर ट्रेडिशन उसके बेसिस पे था, लेकिन इंडिया के सेंस में नहीं था, पैट्रियटिज्म के सेंस में नहीं था। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हिंदुस्तान वर्ड व्हिच हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑलराइट, आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड हिस्टोरियंस फाइंड कॉपिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड अ प्रॉब्लम। मैन्युस्क्रिप्ट्स को हाथ से कॉपी करने में मैन्युस्क्रिप्ट हिस्टोरियंस के लिए वो प्रॉब्लम क्यों लगा। इसका आंसर है इन द पास्ट बुक्स वर कॉपीड बाय हैंड। पहले के समय में किताबें जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं छपी हुई थी तो किताबों को हाथों के द्वारा ही लिखा जाता था। एंड स्क्राइब्स ऑफन मेड स्मॉल मिस्टेक्स और चेंजेस। और उसको जब कॉपी किया करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट को भी जब कॉपी किया करते थे तो उसमें जब बदलाव करते समय में थोड़ा बहुत गलती भी हो जाता था और कुछ चीजें जो समझ में नहीं आती थी तो गेस करके लिखनी पड़ जाती थी या फिर अदर सोर्सेस का हेल्प लेके लिखना पड़ जाता था, तो उसमें से थोड़ा बहुत अंतर आ जाता था नए वाले मैन्युस्क्रिप्ट में। ओवर टाइम these mistakes made different versions of the same book. तो ये इन गलतियों की वजह से एक ही किताब का अलग अलग वर्जन बनते रह गया। So this was answer to our third question. Our fourth question is what was the Bhakti movement? भक्ति मूवमेंट क्या था। इसका आंसर है the Bhakti movement taught that people could worship God with love and devotion. भक्ति मूवमेंट ने सिखाया कि लोगों को भगवान की पूजा करनी चाहिए प्यार से और श्रद्धा से, पूरी लगाव के साथ, विदाउट नीडिंग प्रीस्ट, और वो भी बिना पंडितों के, बिना ब्राह्मणों के। ठीक है, मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए, भगवान के प्रति भावना दिखाने के लिए उसके लिए कोई पंडित की जरूरत नहीं है। तो भक्ति मूवमेंट में इस चीज का प्रचार हुआ। इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड। और दिस पीरियड यानी 700 से लेकर के 1700 के बीच में, और 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। रिलीजियस चेंजेस बहुत सारे हुए। Alright, it was our fourth question. Our fifth question is why did historians stop using the terms Hindu period and Muslim period to describe Indian history? भारतीय इतिहास को डिस्क्राइब करने के लिए जो हिस्टोरियंस थे वो हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड वर्ड का इस्तेमाल क्यों कम कर दिए, छोड़ ही दिए। इसका आंसर है these terms were used by British historians, क्योंकि ये टर्म्स जो थे हिंदू और मुस्लिम वाले जो टर्म थे ये मोस्टली ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे।
historians, those historians who were Britishers. But they were incorrect because history is about many things. लेकिन वो गलत थे क्योंकि हिस्ट्री बहुत सारी चीजों को लेकर था, वो सिर्फ रिलीजन पे, हिंदू और मुस्लिम की बेसिस पे नहीं था, नॉट जस्ट रिलीजन. टुडे हिस्टोरियंस स्टडी हिस्ट्री बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस. ये तो आज के समय में हिस्टोरियंस जो है वो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, तो उसके इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल, very very much factors on which they study the history. So these were the question answers of our short answer questions. Now we are moving to long answer questions. Our first question is, how did maps of India change over time and what does this tell us about history? भारत का जो नक्शा है वो समय के अनुसार कैसे बदलता रहा और वो हमें इतिहास के बारे में क्या बताता है? इसका आंसर हो जाएगा, the first map by Al-Idrisi in 1154 CE. फर्स्ट मैप यहाँ कहने का मतलब कि किताब में बच्चों जो पहला मैप दिया हुआ है तो वो अल इदरीसी को बनाया गया था 1154 CE में. शोड इंडिया डिफरेंटली, और उस मैप में भारत को दूसरे रूप से दिखाया गया था, विद साउथ इंडिया एट द टॉप. और उस मैप में अल इदरीसी के द्वारा जो मैप बनाया गया था तो उसमें साउथ इंडिया को टॉप पे दिखाया गया था. A later map in the 1720s was more detailed. ठीक है, तो कुछ समय बाद जो 1720 में जो मैप बनाया गया वो ज्यादा डिटेल था उसमें, स्पेशली फॉर कोस्टल एरियाज, और खास करके जो समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र थे उन सब में तो और ज्यादा डिटेल के साथ था. दिस शोज दैट पीपल हु लर्न मोर अबाउट जियोग्राफी ओवर टाइम. ठीक है, तो ये टोटल जो इन दोनों समय के बीच में, इन दोनों समय का जो मैप दिया हुआ है बुक में, तो जो 600 साल का गैप है, तो उस गैप के बीच में लोगों ने बहुत सारा चीजें सीखा जियोग्राफी के बारे में. द वे मैप्स changed tells us how knowledge improved over hundreds of years. तो जिस तरीके से मैप का भी बदलाव हुआ तो इससे ये भी पता चलता है कि कैसे ज्ञान, ठीक है, नॉलेज का भी इंप्रूवमेंट हुआ साल दर साल. It also shows that different people understood the world differently in different times. इससे यही पता चलता है कि अलग अलग जो लोग थे वो दुनिया को भी अलग अलग नजरिए से देखते थे अलग अलग समय में. So this is how map of India changed over time. Alright, our second question is, what were some of the major changes in society between 700 and 1700 CE? ये तो क्या बहुत सारे समाज में ऐसे बहुत सारे मेजर चेंजेस थे सोसाइटी में 700 से लेके 1750 CE के बीच में, तो वो कौन कौन से थे? इसमें आंसर हो जाएगा, many new groups like the Rajputs became popular during this time. तो राजपूत जैसे बहुत सारे ग्रुप थे वो इस समय में बहुत पॉपुलर हो गए थे. More forests were cleaned for farming and people moved to new areas. बहुत सारे जंगल काटे जा रहे थे किसानी के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, और लोग जो है वो नई जगह पे भी शिफ्ट हो रहे थे. Villages had जातीज सबकास्ट with their own rules and councils. गांवों में अब समुदाय रह रहे थे लोगों का, तो जिनको जाति के रूप से, जाति के नाम से बुलाया जाने लग गया था. तो villages had जातीज and their own rules and councils. तो उनका अपना एक सभा था, उनका अपना एक नियम था फॉलो करने के लिए. Some people became rulers while others worked as farmers, soldiers and scribes. कुछ लोग जो थे वो शासक बन गए और कुछ जो है किसान के रूप में, सैनिक के रूप में या फिर लेखक के रूप में बने रहे. These changes made society more complex. और इन चेंजेस की वजह से सोसाइटी जो है, समाज जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था. Alright, so it was answer to our question, second question, that what are the major changes in the society during 700 to 1700 CE. Our third question is, how did religion change during this period? इस समय के बीच में धर्म में कितना सारा परिवर्तन हुआ? तो बहुत सारे परिवर्तन हुआ था. Let us see. Hinduism changed with the worship of new gods and the buildings of more temples. हिंदू धर्म में बहुत सारा बदलाव हुआ था, जैसे नए भगवानों का भी पूजा होने लग गया था और बहुत सारे मंदिर भी बनने लग गए थे. The Bhakti movement taught that people could pray to God without priest. भक्ति मूवमेंट ने सिखाया कि लोग जो हैं वो भगवान की पूजा कर सकते हैं बिना पंडित की मदद के. इस्लाम ऑल्सो स्प्रेड इन इंडिया थ्रू ट्रेडर्स एंड रूलर्स. ठीक है, तो जहां इंडिया में हिंदुइज्म फ्लरिश कर रहा था तो वहीं वेस्ट के साइड से, नॉर्थ वेस्ट के साइड से इस्लाम भी आने लग गया था. ट्रेडर्स, व्यापारियों के द्वारा और शासकों के द्वारा जो हमला करते थे, लूट करके ले जाते थे, तो वो लोग इस्लाम का भी प्रचार करने आते थे. ओके, ऐसा नहीं कि इस्लाम धर्म के लोग बसा रहे थे, वो लोग प्रचार करने के मकसद से आते थे. लोगों को वो लोग धर्म परिवर्तन भी करवाते थे, जबरदस्ती उन लोग को मुसलमान भी बनाते थे. तो इस तरीके से मुस्लिम्स फॉलोड द कुरान एंड बिलीव्ड इन वन गॉड. मुस्लिम जो थे वो कुरान को बहुत ज्यादा मानते हैं, उन लोग को अपना किताब मानते हैं, कुरान को होली बुक मानते हैं और एक भगवान में विश्वास रखते हैं, अल्लाह. देयर वाज आल्सो डिफरेंट ग्रुप्स विद इन इस्लाम लाइक शिया एंड सुन्नी. ठीक है, तो फिर शिया और सुन्नी जैसे और भी ग्रुप थे मुस्लिम में, धर्म में. सो दीज आर द काइंड ऑफ रिलीजन चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. Our fourth question is, what changes do historians face when studying old manuscripts? पुरानी किताबों को जब पढ़ते हैं तो हिस्टोरियंस को क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था? इसका आंसर है, इन द पास्ट पीपल कॉपीड बुक्स बाय हैंड. इतिहास पास्ट यानी भूतकाल में लोग जो थे वो लोग हाथ से ही दूसरे के वर्कों को कॉपी कर रहे थे, लिख रहे थे.
एंड स्क्राइब्स समटाइम्स मेड मिस्टेक्स, और जो भी उसको लिखा करते थे तो उनको भी कई बार गलतियां भी हो जाती थी उनसे भी। ओवर टाइम मेनी वर्जन्स ऑफ द सेम बुक वर क्रिएटेड, तो समय के साथ जैसे जैसे समय बदला बहुत सारे वर्जन्स बनते गए एक ही किताब के, मेकिंग इट हार्ड टू नो व्हाट वाज ओरिजिनली रिटन, और इससे है बहुत ज्यादा हार्ड परेशानी भी होती थी कि असली में सही में क्या लिखा गया था। जैसे स्क्राइब्स को पढ़ने में दिक्कत आ रहा है तो उसने अपने गेस से कोई वर्ड लिख दिया, वहां पे कोई सेंटेंस लिख दिया, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में क्या था वो तो पता नहीं चल पाया। सम बुक्स वर रीरिटन बाय देयर ऑथर्स एट डिफरेंट टाइम्स, और कुछ किताबें थीं जो उनके ऑथर के द्वारा ही अलग अलग समय पे फिर से लिखी गई, क्रिएटिंग डिफरेंस बिटवीन दी कॉपीज, और जब उन्होंने उन प्रतियों को जब फिर से लिखा तो बहुत सारा अंतर भी दिखा ओरिजिनल में और री रिटन वर्जन में। मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर आल्सो लॉस्ट और डैमेज्ड, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट थे जो बहुत खो भी चुके थे और डैमेज हो चुके थे, यानी वो लोग मतलब कुछ ना कुछ पेज कट गया, कोई पत्ता में लिखा हुआ था तो पत्ता टूट गया, गायब हो गया, लिखा हुआ मिट गया, इस तरीके की चीजें। बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस हिस्टोरियंस हैव टू कंपेयर डिफरेंट कॉपीज केयरफुली, तो इन चैलेंजेस की वजह से हिस्टोरियंस को अलग अलग कॉपीज को केयरफुली ऑब्जर्व करना होता था ताकि हिस्ट्री के बारे में वो लोग सही जानकारी कलेक्ट कर सके। सो दिस वर द फ्यू चेंजेस फेस्ड बाय द हिस्टोरियंस व्हाइल स्टडीइंग ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। Our fifth question is, how did the idea of foreigner change over time? तो आइडिया ऑफ फॉरनर कि फॉरनर वर्ड जो है तो उसका मतलब जो है अलग अलग समय के अनुसार कैसे बदलता रहा। इसका आंसर है, इन द पास्ट अ फॉरनर वाज नॉट जस्ट समवन फ्रॉम अनदर कंट्री। इतिहास में पास्ट में फॉरनर सिर्फ उसका फॉरनर का मतलब सिर्फ वो नहीं था जो दूसरे देश से आया हुआ है। इवन अ पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट विलेज और रीजन कुड बी कॉल्ड अ फॉरनर, वो इंसान जो कि दूसरे गांव का हो या दूसरे क्षेत्र का भी हो अगर तो उसे भी फॉरनर कहा जाता था इतिहास में, मतलब पहले के समय में, भूतकाल में। फॉर एग्जाम्पल अ सिटी ड्वेलर माइट थिंक ऑफ अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरनर, मतलब शहर में रहने वाला जंगल में रहने वाले को फॉरनर कह सकता था और वाइस वर्सा। But people living in the same village, even if they had different religions or caste, were not considered foreigners to each other. वहीं वो लोग जो एक ही गांव में रह रहे हैं, भले ही वो अलग रिलीजन के हो या अलग कास्ट के हो, वो लोग एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं थे। वहीं दूसरे गांव का अगर कोई आ जाता, दूसरे शहर का आ जाता, कोई जंगल से आ जाता, कोई दूसरा इंसान आ जाता जो जो नया था उस सोसाइटी में, उस कल्चर के लिए, तो दैट पर्सन वाज सेड टू बी फॉरेनर फॉर देम। दिस शोज दैट आइडियाज अबाउट आइडेंटिटी हैव चेंज्ड ओवर टाइम, तो इससे ये पता चलता है कि पहचान का जो आइडिया है, जो सोच है, वो अलग अलग समय के अनुसार बदलते रहा है। सो दिस इज द आंसर फॉर आवर फिफ्थ, दैट हाउ द आइडिया ऑफ फॉरनर चेंज ओवर टाइम। नाउ वी आर मूविंग टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें फर्स्ट है लेट्स रिकॉल, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, हु वाज कंसीडर्ड अ फॉरनर इन द पास्ट, इतिहास में या पहले के समय में फॉरनर किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर है, इन द पास्ट A foreigner was anyone who came from a different place। तो इतिहास में पहले के समय में फॉरनर उसे कहा जाता था जो दूसरी जगह से आया है, डिफरेंट प्लेस, विलेज और सोसाइटी, ठीक है, दूसरी जगह से आया, दूसरे गांव से आया, फिर दूसरे समाज से ही आया है, तो उसे फॉरनर कहा जाता था पहले। अ सिटी ड्वेलर कुड कॉल अ फॉरेस्ट ड्वेलर अ फॉरनर, शहर में जो रह रहा है वो गांव में जंगल में रहने वाले को एक फॉरनर कह सकता था। बट टू पीपल लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट कंसिडर्ड फॉरनर्स, लेकिन वही दो लोग जो एक ही गांव में रह रहे हैं उन्हें फॉरनर नहीं कहा जा सकता था। इवन दे फॉलोड डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट, तो इसके बावजूद कि वो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर अलग अलग कास्ट को ही फॉलो कर रहे हैं, तब भी उन्हें फॉरनर नहीं कंसिडर किया जाता था। सो दिस इज हाउ फॉरनर इन द पास्ट वाज कंसिडर्ड। Our second question is state whether true or false. Second question is from true and false. जिसमें first question है, we do not find inscriptions for the period after 700. 700 के बाद के जो inscriptions हैं वो हमें नहीं मिलते हैं, so it is false. तो 700 के बाद से तो और ज्यादा मात्रा में मिलते हैं बच्चों, ये अपने दिमाग में बनाए रखा कि 700 के बाद से तो और ज्यादा मात्रा में मिलते हैं क्योंकि पेज का भी इन्वेंशन हो चुका था, डिस्कवरी हो चुका था, और पेपर, ठीक है, पेज नहीं कर रहा हूँ, पेपर का भी डिस्कवरी हो चुका था, और लोग मैन्युस्क्रिप्ट धड़ल्ले से लिख रहे थे, बहुत सारी चीजें टेक्सचुअल वर्क जो है बन रही थी उस समय में। Our second question is, the Marathas asserted their political importance during this period. मराठा को राजनीतिक पहचान जो मिली इस समय के बीच में, तो ट्रू, ठीक है, मराठाओं को इस समय के बीच में अपनी राजनीतिक पहचान मिली, और जिस तरीके का भी पहचान था तो मराठाओं को इस समय में बहुत अच्छे तरीके से मिला था। Our third question is, forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agricultural settlements। जो जंगल में रहा करते थे उन लोगों को उनकी जमीन से भी भगा दिया जाता था, ठीक है, pushed out of their lands, उन लोगों को जमीन से भी भगा दिया जाता था जैसे जैसे एग्रीकल्चरल सेटलमेंट बढ़ते आ गया। तो इट इज ट्रू, ये क्यों, क्योंकि जंगलों में से पेड़ काट करके वहां पे खेती करने लग गए थे लोग, तो इससे क्या हो रहा था कि वहां पे जो पहले के निवासी थे वो लोग अब दूसरी जगह पे शिफ्ट होने लग गए थे। Our fourth question is, सुल्तान घियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। सुल्तान घियासुद्दीन बलबन जो था वो असम, मणिपुर और कश्मीर को भी कंट्रोल करता था, सो इट इज फॉल्स। ठीक है, इसने कितनी जगह पे कंट्रोल कर रखा था बुक में मेंशन्ड है, लेकिन असम, मणिपुर और कश्मीर नहीं था, इट इज द फॉल्स आंसर।
Alright, this is the discussion for our true false. Our next question is fill in the blanks, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है archives are places where dash are kept. तो इसमें डॉक्यूमेंट्स. ओके, ये बच्चों तुम लोग उसको अच्छा से बुक से मैच करते हुए इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर देना. आर्काइव्स वो जगह है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है. जियाउद्दीन बरानी वाज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर. ये क्रॉनिकलर यानी लेखक. तो जियाउद्दीन बरानी जो था वो 14th सेंचुरी का एक लेखक था. तो ये जगह इसका आंसर जियाउद्दीन बरानी. Potatoes, corn, chilies, tea and coffee were some of the new crops introduced into the subcontinent during this period. So कुछ crops के नाम है जो इस पीरियड के समय में बहुत ज्यादा विकास हुए. तो वो थे potatoes, corn, chilies, tea and coffee. These are the few crops which have been introduced in the subcontinent during 700 to 1750 BCE. Alright, that was the fill in the blanks. Now we are moving to fourth question, which says लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विथ दिस पीरियड. ठीक है, तो इस समय के बीच में कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे जो, तो उनके बारे में बताना है कि कौन कौन से किस किस तरीके की टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है सम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड. इस समय के बीच के कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो है द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन फॉर लिफ्टिंग वाटर. ठीक, खेती बाड़ी में सिंचाई के मामले में पर्शियन व्हील का इस्तेमाल होना ताकि पानी को ऊपर ला करके, अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर ला करके खेतों में इस्तेमाल किया जा सके. द स्पिनिंग व्हील फॉर मेकिंग थ्रेड, धागा बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल होने लग गया था. द यूज ऑफ फायर आर्म्स इन बैटल्स, युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल होने लग गया था. न्यू क्रॉप्स लाइक पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी वर इंट्रोड्यूस्ड. ये और फिर अलग अलग जगहों से जब ट्रेडर्स आ रहे थे, फिर मर्चेंट्स आ रहे थे, रूलर्स आ रहे थे, तो वो लोग अपने साथ अलग अलग eatables will थे, crop productions will थे, जैसे potato, corn, chilies, tea and coffee. They were introduced in the subcontinent. So these are kind of few technological changes occurred associated with that period. It was our fourth question. Our fifth question is what were some of the major religious developments during this period. ये तो religious development यानी कि जो धार्मिक विकास हुआ इस समय के बीच में, तो वो कौन कौन से थे, कुछ major religious developments के बारे में मेंशन करना है. तो here it is the answer. Many changes happened in religion during this period. धर्म में इस समय के बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे बदलाव हुए. जैसे पहला, हिंदुइज्म चेंज्ड विथ द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स. हिंदुइज्म में बदलाव हुआ कि नए भगवानों का आगमन हुआ जिनको लोग पूजा करने लग गए थे, मंदिर बहुत सारे बनने लग गए थे. द भक्ति मूवमेंट स्प्रेड वेयर पीपल बिलीव्ड दे कुड कनेक्ट विद गॉड डायरेक्टली विदाउट प्रीस्ट. ये भक्ति मूवमेंट उस समय में बहुत फैला, जहाँ पे लोगों को ये विश्वास होने लग गया था कि भगवान से जुड़ने के लिए उन्हें किसी पंडित की जरूरत नहीं है, भगवान के लिए भक्ति के लिए खुद से ही किया जा सकता है. इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया थ्रू ट्रेडर्स एंड रूलर्स. व्यापारियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा इस्लाम भारत में फ्लरिश करने लग गया था. मुस्लिम्स फॉलोड द कुरान एंड बिलीव्ड इन वन गॉड अल्लाह. वो मुस्लिम जो है वो कुरान को फॉलो करते थे और उनका जो ये मानना था कि एक भगवान है सिर्फ अल्लाह, तो वो उसको मानते थे अभी भी. डिफरेंट ग्रुप्स लाइक शियाज एंड सुन्नीज हैड डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ इस्लाम. तो इस्लाम के लिए अलग अलग ग्रुप जो बने हुए हैं, तो उनका अपना अलग अलग सोच है, अपना अलग अलग मान्यता है. सो दीज आर द फ्यू मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. Our next question is from the Let's Understand, जो कि 6th क्वेश्चन. इसमें कह रहा है in what ways has the meaning of the term हिंदुस्तान changed over the centuries. तो ये हिंदुस्तान शब्द जो है ये अलग अलग सेंचुरीज के हिसाब से कैसे इसका मतलब बदलता रहा. इसका आंसर पहले ही डिस्कशन हो चुका है. लेट अस रीड वंस अगेन. द मीनिंग ऑफ हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर टाइम. हिंदुस्तान का अर्थ जो है वो अलग अलग समय के अनुसार बदलता रहा. इन द 13th century मिनाजे सिराज used it to refer only to पंजाब, हरियाणा एंड द गंगा यमुना रीजन. 13th century में मिनाजे सिराज ने जब हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था तो वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच की जमीन के बारे में कह रहा था. इन द 16th century, वही 16वीं शताब्दी में बाबर यूज्ड इट फॉर द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट. बाबर ने जब हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया तो वो भारतीय सबकॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप, पूरे हिंदुस्तानी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इस्तेमाल किया, इंक्लूडिंग इट्स जियोग्राफी, एनिमल्स एंड पीपल. यहां तक कि उसके भूगोल, जानवर और लोग, जिस तरीके के लोग रहते थे, तो उन सबको इंक्लूड करके. However, it did not have a political or national meaning like India does today. इसका अभी के समय में जिस तरीके का पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग है, तो उस तरीके का मीनिंग उस समय में नहीं था. ठीक है, पहले सिर्फ पंजाब, हरियाणा, गंगा बेसिंग 13th century में, और 16th century में सिर्फ एनिमल, फौना और ज्योग्राफी के बेसिस पे कहा गया था. So this is an answer to our 6th question. Our 7th question is how were the affairs of जातीज regulated. तो जाति के जो मामले हुआ करते थे, तो उन सबको कैसे रेगुलेट किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था. तो जातीज और सबकास्ट हैड देयर ओन रूल्स एंड वर कंट्रोल्ड बाय ए जाति पंचायत असेंबली ऑफ एल्डर्स. तो जातियों का जो था, जो भी जाति में बटे हुए थे, किसी भी गांव में, अलग अलग गांव में भी सेम जाति के लोग रहते थे, तो वो जो बटे हुए थे उनका अपना नियम था, लेकिन हर गांव का भी अपना नियम होता था, तो उसको ही फॉलो करना था जाति वालों को. नहीं तो दे हैड देयर ओन रूल्स एंड वर कंट्रोल्ड बाय जाति पंचायत. इन लोगों का कंट्रोलिंग होता था जाति पंचायत के द्वारा, जो कि लोग, बड़े लोगों का, जो बड़े बुजुर्ग थे जो उस ग्रुप में, तो उनका असेंबली था ये.
द पंचायत डिसाइडेड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स फॉर द जाति मेंबर्स। तो पंचायत डिसाइड करता था कि सोशल और इकोनॉमिक मैटर जाति मेंबर्स के लिए। जातीज ऑल्सो हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज दे लिव्ड इन। जातियों को उस गांव का भी नियम फॉलो करना पड़ता था जिस गांव में वो लोग रह रहे हैं। These rules have to maintain order in society and settle disputes among people। तो इन नियमों की वजह से, इन रूल्स की वजह से वहां पे सोसाइटी में ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ था और जो भी मामला हुआ करता था लोग आपस में ही सुलझा लिया करते थे कि राजा तक या फिर और भी जो भी बड़ा शासक है वहां तक जाने का जरूरत ना पड़े। So this is how the affairs of jatis were regulated during this period. It was our seventh question. Our eighth question is, What does the term pan regional empire mean? ठीक है, तो pan regional मतलब कि एक छोटे से क्षेत्रीय जगह पे जो साम्राज्य बसा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है a pan regional empire is a kingdom that covers many different regions। ठीक है, pan regional empire का वो मतलब होगा कि जिसके अंदर बहुत सारे क्षेत्र आ रहे हैं। It is not limited to one small area but spreads across a large part of the continent। ये बस एक छोटी जगह तक सीमित नहीं है, इसमें जो है बहुत सारे कॉन्टिनेंट का बहुत सारा हिस्सा जो है उसमें इंक्लूड किया गया है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर। एग्जाम्पल में हम लोग दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल एम्पायर को ले सकते हैं, विच कंट्रोल्ड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंडिया एट सेम टाइम। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर ऐसा किंगडम था, ऐसा एम्पायर था जो कि जिनके अंदर बहुत सारे रीजन्स आया करते थे उनके समय में, तो वो उसको कंट्रोल भी करते थे और अलग अलग समय पे भी। However, even within these empires, local rulers and traditions remained important। ठीक है, तो जैसा भी था, जैसा अपने पूरा देश है अभी के समय में, पूरे देश का एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और जितने भी स्टेट्स है तो उन स्टेट्स का भी अपना एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो उसी तरीके से जो भी बड़ा किंगडम था दिल्ली सल्तनत के टाइम में, मुगल एम्पायर के समय में, उनके समय में भी जो लोकल रूलर थे तो उनका जो ट्रेडिशन था वो सभी फॉलो किया जाता था। सो दिस इज द आंसर फॉर द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन। इट वाज आवर 8th क्वेश्चन। नाउ आवर 9th क्वेश्चन इज फ्रॉम द लेट्स डिस्कस, जो कि 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा इतिहासकारों के द्वारा जब वो लोग मैन्युस्क्रिप्ट को रीड करते थे या उसको स्टडी करते थे या उसके बारे में कुछ रिसर्च करते थे। तो इसका आंसर, हिस्टोरियंस फेस मेनी प्रॉब्लम्स व्हाइल यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट। इतिहासकारों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मैन्युस्क्रिप्ट को जब वो इस्तेमाल कर रहे थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड बाय हैंड, सो स्क्राइब्स ऑफन मेड मिस्टेक्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स को हाथ से ही कॉपी किया जाता था, तो इसलिए उसको जो लिख रहे हैं उनसे कई बार गलतियां हो जाती थी। ओवर टाइम डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट अपीयर्ड। अलग अलग समय पे एक ही किताब का अलग अलग वर्जन भी दिखने लग गया था और कई बार तो एक ही ऑथर, उसी ऑथर के द्वारा अलग अलग वर्जन लिखा जाता था, मेकिंग इट हार्ड टू फाइंड द ओरिजिनल मीनिंग। और जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि उस किताब का असली अर्थ के साथ क्या रहा होगा। ठीक है, अलग वर्जन में जो नया वर्जन रहता था उसका मीनिंग बहुत भी बदल चुका था। Some manuscripts were lost and damaged। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट थे जो जिनका पहला वर्जन रहा होगा या फिर बाद का वर्जन रहा होगा तो वो गायब भी खो चुके थे या फिर उनको नुकसान पहुंच चुका था। So historians must compare different copies to find accurate information। इसलिए जो इतिहासकार थे उनको अलग अलग कॉपीज को, ठीक है, सेम वर्जन का ही अलग अलग कॉपी कि नॉर्थ इंडिया में कुछ और लिखा होगा, मिडिल इंडिया में कुछ और, साउथ इंडिया में कुछ और, ईस्ट इंडिया में कुछ और, वेस्ट इंडिया में कुछ और, तो अलग अलग जगहों पे भी अगर किसी एक किताब का अलग अलग वर्जन लिखा गया है तो उन सबको भी मैनेज करना पड़ता था, देखना पड़ता था कि क्या लिखा गया है एक्यूरेट, ठीक है, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के लिए। Since different authors wrote in different handwriting styles, some manuscripts are difficult to read। और हर लेखक का अपना अलग लेखकी का स्टाइल था, तो इसीलिए कुछ मैन्युस्क्रिप्ट को मुश्किल होता था पढ़ने के लिए। Few manuscripts were difficult to read। Alright, so it was answer to our 9th question कि how historians were facing difficulty in reading manuscripts। Our 10th question is, how do historians divide the past into periods। इतिहासकारों ने पास्ट को पीरियड्स में कैसे डिवाइड किया है। Do they face any problems in doing so? और उनको क्या किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा क्या ऐसा करते समय। तो इसका आंसर हो जाएगा, historians divide the past into periods based on economic, social and political changes। ये तो historians जो है वो पास्ट को डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक यानी आर्थिक आधार पे, सोशल सामाजिक आधार पे और पॉलिटिकल राजनीतिक आधार पे। British historians used religion to divide Indian history into Hindu, Muslim and British periods, but this is incorrect। भाई अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे उन लोगों ने भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, जो कि बहुत गलत था। Today historians look at factors like technology, agriculture, trade and culture to study हिस्ट्री। ठीक है, तो पहले जो सिर्फ कुछ मेन बेसिक चीजें थी जैसे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस, तो उससे एडवांसमेंट होने के साथ साथ हिस्टोरियंस में भी जब एडवांसमेंट हुआ तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के आधार पे, एग्रीकल्चर के आधार पे, ट्रेड के आधार पे, कल्चर के आधार पे, इन सब चीजों के आधार पे भी हिस्ट्री को डिवाइड करना शुरू कर दिया उसको स्टडी करने के लिए। फर्दर हाउएवर डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू फिक्स्ड पीरियड इज डिफिकल्ट। इतिहास को कुछ एक समय में बांध करके रखना या फिर कुछ ही समय में डिवाइड करके रखना बहुत ही मुश्किल था।
बिकॉज चेंजेस हैपन स्लोली एंड एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि जो बदलाव हुआ करता था वो धीरे धीरे होता था। ठीक है, 600 साल, 700 साल, 800 साल, हम लोग इस अभी जो क्लास 7 में हो बच्चों पढ़ोगे 700 से लेकर के 1700 के बीच के गैप का, यानी टोटल 1000 ईयर्स के गैप का। तो जो भी बदलाव हुआ धीरे धीरे हुआ, अलग अलग समय पे हुआ और अलग अलग जगहों पे भी हुआ। तो इन सब कारणों से हिस्ट्री को अलग अलग टाइम में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुए। So this is answer to our 10th question, and it was our last question of NCERT solution. Okay, bachcho. So this is the end of the question answer discussion of the first chapter from the class 7 social science history book. The name of the chapter is Introduction Tracing Changes Through 1000 Years. किसी तरीके का कोई परेशानी आया है तो आप कमेंट में, ठीक है, वेबसाइट के ब्लॉग में जाकर के कहीं पे भी पोस्ट में जाकर के सवाल पूछ सकते हो। पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।